जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 21/9/2020 को शिफ्ट 1 में बिहार स्टेट में बॉटनी से रिलेटेड जो सवाल पेपर 2 में पूछा गया है दोस्तों, उसको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों 2019 में बॉटनी से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया था पेपर 2 में, उसको हम लोगों ने देख लिया। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बीएसईबी के द्वारा नोटिस निकाल दिया गया है कि आज से यानी 19 तारीख से 27 तारीख तक बिहार स्टेट का फॉर्म भरा जाएगा। तो काफ़ी कम समय है आपको बिहार स्टेट 2025 के लिए। तो मैं जितना भी आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, आप इसे देखकर चले जाएँ। और जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बिहार स्टेट में रखा गया है, चाहे जनरल का 50% हो, महिलाओं का, SC ST का, ये सब का जो 40% रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जिनका भी पेपर हो, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप ला पाने में सक्षम हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ राइजोम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रकंद द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है यह किसमें देखने को मिलता है? तो यह हमें टर्मरिक यानी हल्दी और गिंगर यानी अदरक में देखने को मिलता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हल्दी और अदरक दोनों में प्रकंदों के माध्यम से कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा जाता है। राइजोम भूमिगत तने हैं जो नए अंकुरन और जड़ें पैदा करते हैं, जिससे इन पौधे के अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों? सहायता मिलती है। आलू में मुख्य रूप से कंदों के द्वारा, याद रखना है कि आलू में मुख्य रूप से कंदों के द्वारा जो होता है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल्स। निम्नलिखित में से किसको जीवित जीवाश्म माना जाता है? तो साइकस को जो है दोस्तों जीवित जीवाश्म माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो साइकस को जो है जीवित जीवाश्म माना जाता है जो एक अनावृति बीजी पौधा है। जीवित जीवाश्म वे प्रजातियां हैं जो लंबे समय तक अपरिवर्तित रहती हैं। स्फैग्नम, राइनिया और फ्यूनेरिया को जीवित जीवाश्म नहीं माना जाता है, याद रखना है। राइनिया जो है प्रजाति विलुप्त हो चुकी है जिसके जीवाश्म मिलते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ इंडोस्पर्म इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। यानी अनावृति बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है दोस्तों क्या? अगुणित। क्या पाया जाता है? तो अगुणित भ्रूणपोष इसमें देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में यानी अनावृति बीजी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड नहीं, ट्रिप्लॉयड किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आवृत्ति बीजी में। किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आवृत्ति बीजी में आपको देखने को मिलता है ट्रिप्लॉयड दोस्तों। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका तो हो जाएगा, देखते हैं, तो इसमें से कोई भी इसका जो होगा यानी डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अनावृति बीजी में भ्रूणपोष आमतौर पर अगुणित पाया जाता है, अर्थात विकल्प डी सही होगा। आवृत्ति बीजी में यानी एंजियोस्पर्म में जो होता है त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉयड भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष एक उत्तक होता है यानी एक टिश्यू होता है जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है दोस्तों? बनता है। नेक्स्ट है हमारा कि स्टोमाटा डू नॉट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। रंध्र निम्न में से किसमें नहीं होता? तो रंध्र किसमें नहीं होता? स्टोमाटा किसमें नहीं होता? तो एल्गी में यानी शैवाल में जो होता है रंध्र नहीं होता है, जबकि मॉस में, फर्न में, ये सब में रंध्र जो होता है यानी स्टोमाटा पाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो शैवाल में रंध्र यानी स्टोमाटा नहीं होता है। शैवाल में स्टोमाटा जैसी विशेष संरचना का अभाव होता है जो उच्च पौधों में पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो होता है पौधों में वायु विनिमय और जल विनिमय के लिए आवश्यक है, जिससे उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है पिक्नियोस्पोरस आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पिक्नियोस्पोरस निम्नांकित में से किसके द्वारा निर्मित होते हैं?
तो याद रखना है पिकनियोस्पोरस जो होता है किसके द्वारा निर्मित होता है, तो यह होता है पिक्सिनिया ग्रैमिनीस के द्वारा। किसके द्वारा, तो पिक्सिनिया ग्रैमिनीस के द्वारा यह निर्मित होता है पिकनियोस्पोरस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पिकनियोस्पोरस जंग कवक पिक्सिनिया ग्रैमिनीस द्वारा निर्मित होता है। पिक्सिनिया ग्रैमिनीस बैसिडियो माइकोटा का सदस्य है जो गेहूं की फसल में रोग उत्पन्न करता है। इसे ब्लैक स्टेम रस्ट नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल है और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर और क्या दिया गया है कि पिक्सिनिया में बीजाणु उत्पादन का क्रम जो होता है एसियोस्पोर, यूरेडोस्पोर, टेलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और पिकनियोस्पोर है। आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, बी माना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ रेड चिलीज। लाल मिर्च का वानस्पतिक नाम क्या है, तो लाल मिर्च का वानस्पतिक नाम यानी बॉटेनिकल नेम इसका क्या है, तो इसका नाम है कैप्सिकम एनम। ये लाल मिर्च का जो है वानस्पतिक नाम है। राइट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो लाल मिर्च का वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम है। लाल मिर्च जो है वंशज कैप्सिकम की वार्षिक प्रजाति है। ये सोलेनेसी परिवार से संबंधित है। इसमें जो है कैप्साइसिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो उन्हें विशिष्ट तीखापन प्रदान करता है। तो पूछ सकता है कि लाल मिर्च का जो तीखा होता है किसके कारण होता है, तो याद रखना है कैप्साइसिन के कारण होता है। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का क्या है, वानस्पतिक नाम है। तो सोलेनम से याद रखना है कि सोलेनम किसका है वानस्पतिक नाम, तो यह है आलू का यानी पोटैटो का। तथा पाइपर जो है नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम काली मिर्च का बॉटेनिकल नेम है। काली मिर्च को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पाइपर नाइग्रम कहा जाता है। पाइपर लोंगम लंबी मिर्च को कहा जाता है, जो है लंबी मिर्च आपने देखा होगा तो इसे कहा जाता है पाइपर लोंगम। ये इसका बॉटेनिकल नेम है। डार्विन इज एसोसिएटेड विथ, डार्विन संबंधित है। तो डार्विन जो है नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन से संबंधित है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यह किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इनसे रिलेटेड एक बुक पूछा जाता है कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो डार्विन मुख्य रूप से प्राकृतिक चयन से संबंधित थे। उनके अभूतपूर्व कार्य ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जैसा कि मैं बता रहा था, ने प्राकृतिक चयन की अवधारणा को पेश किया, जिसमें बताया गया कि लाभप्रद लक्षणों वाले जीवों के अलग अलग अस्तित्व और प्रजनन के माध्यम से समय के साथ प्रजातियां कैसे विकसित होती है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि ह्यूगो डू ब्रिज के द्वारा म्यूटेशन का थ्योरी दिया गया था, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉर्क निम्नांकित में से किससे बनता है, तो कॉर्क जो है किससे बनता है, तो यह बनता है दोस्तों कॉर्क कैम्बियन के द्वारा जो होता है कॉर्क बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कॉर्क का जो निर्माण है कॉर्क कैम्बियन से होता है, जो पौधे की छाल में एक पार्श्व विभज्योतक परत है। कॉर्क कैम्बियन कॉर्क कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है, जो तनों और जड़ों की सुरक्षात्मक बाहरी परत में क्या करता है दोस्तों, योगदान करते हैं। संवहन कैम्बियन द्वितीयक वृद्धि करता है तथा जाइलम जो है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जल तथा पोषक तत्वों का क्या करता है दोस्तों, परिवहन करता है। नेक्स्ट है कि मिल्क शुगर लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा मिल्क जो शर्करा है लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है। पहला है हमारा क्या कि मिथाइलोकोकस के द्वारा, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, सी है हमारा बोथ ए एंड बी, और डी है हमारा माइक्रोकोकस। तो याद रखना है कि ये जो होता है मिल्क शर्करा लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल में किसके द्वारा परिवर्तित होता है, तो यह परिवर्तित होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु किण्वन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का उपयोग आमतौर पर दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है, जो लैक्टोज किण्वन के माध्यम से विशिष्ट स्वाद और बनावट में क्या करता है दोस्तों, योगदान देता है।
नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, निम्नांकित में से कौन अनिषेक फल का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनाना, यानी केला जो है अनिषेक फल का उदाहरण है, यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का यह एग्जाम्पल है। राइट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। तो केला जो है अनिषेक फल का उदाहरण है। अनिषेक फलन एक ऐसी घटना है जहाँ फल बिना निषेचन के यानी बिना फर्टिलाइजेशन के विकसित होते हैं और केले में यह गुण पाया जाता है। केले में जनन जो होता है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा होता है। नाशपाती, अनार और अमरूद में आमतौर पर निषेचन के माध्यम से विकसित होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया में बीज बनते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में मादा यौन अंग को क्या कहा जाता है। तो रोडोफाइसी में मादा यौन अंग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कार्पोगोनियम इसे कहा जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन को रोडोफाइसी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो रोडोफाइसी के मादा यौन अंग को कार्पोगोनियम कहा जाता है। कार्पोगोनिया जो है लाल शैवाल में विशेष संरचनाएं हैं जो प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्पोगोनियम फ्लास्क आकार का होता है, याद रखना है, और इसमें ट्राइकोगाइन नामक एक लंबा ग्रहणशील अंग होते हैं। नर यौन अंग को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है, इसे कहा जाता है स्पर्मेशियम इसे कहा जाता है मेल सेक्स ऑर्गन को, नर युग्म को जन्म देता है जो। नेक्स्ट है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी इज स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी निम्नांकित किस रोगजनक के द्वारा जो होता है यह फैलता है। तो यह जो फैलता है किसके द्वारा फैलता है, तो यह फैलता है जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा। क्या, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो चावल का जीवाणु झुलसा रोग जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। ये पत्तियों के किनारे पर गोलाकार धब्बे के रूप में मौजूद होते हैं जो बाद में विकसित होकर पत्तियों को सुखा देते हैं, जिससे धान की फसल बर्बाद हो जाती है। जेंथोमोनास सिट्री नींबू की फसल में क्या करता है, यह रोग उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जेंथोमोनास जो है कैम पेस्ट्रिस के द्वारा ब्लैक रॉट जो होता है रोग उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, जेंथोमोनास कैम पेस्ट्रिस के द्वारा। कौन सा रोग, तो ब्लैक रॉट उत्पन्न होता है, जो ज़्यादातर क्रूसीफेरी परिवार को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन की इन द एम्ब्रियोज ऑफ डाइकॉट प्लांट एंड अ ग्रास विच आर ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर। एक द्विबीजपत्री पौधा घास के भ्रूण में कौन सी सजातीय संरचना है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो कौन सी इसमें संजातीय संरचना है, तो राइट आंसर की बात की, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉटिलेडॉन एंड एस्क्यूटलम, यानी बीज पत्र तथा वरुथिका इसका जो होगा परफेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो वे संरचनाएं जो क्रमशः द्विबीजपत्री पौधे और घास के भ्रूणों में भोजन संग्रहित करती हैं वे समझाते हैं, क्योंकि उनके कार्य समान है लेकिन संरचनाएं क्या है, भिन्न है। अर्थात द्विबीजपत्री में 2 बीज पत्र हैं जबकि घास में केवल 1 बीज पत्र मौजूद होता है, जिसे क्या कहा जाता है, वरुथिका या स्कूटेलम कहा जाता है। अतः राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट है प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट अपॉन। प्यूट्रीफाइंग जीवाणु किस पर काम करते हैं, तो प्यूट्रीफाइंग जो जीवाणु है वो प्रोटीन पर यह कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्यूट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया मुख्य रूप से सड़न की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन पर कार्य करते हैं, उन्हें सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं, याद रखेंगे। वे कार्बनिक पदार्थों का अवायवीय यानी एनएरोबिक अपघटन डिकम्पोजिशन करता है। वे प्रोटीन पर कार्य करते हैं। वे मृत जीवों को विघटित करने और अमोनियम आयनों का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा के रूप में प्रोटीन का क्या करते हैं दोस्तों, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि वुड फाइबर इज काष्ठ तंतु है। तो काष्ठ तंतु किसे कहा जाता है, तो यह जाइलम फाइबर को यानी दारू तंतु को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन भी सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो काष्ठ जो तंतु है,
काष्ठ तंतु, दारू तंतु यानी जाइलम रेशा के बने होते हैं, जो जाइलम के साथ साथ पूरे पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। वे मोटी लिग्निफाइड मृत कोशिकाएं, याद रखना है ये कैसा है, मृत कोशिका, डेड सेल्स है। बास्ट फाइबर यानी फ्लोएम तंतु, फ्लोएम ऊतक से बने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अतः काष्ठ पेड़ के आंतरिक निर्जीव भाग को संदर्भित करता है, जबकि रस काष्ठ जो है बाहरी जीवित परत है दोस्तों। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड ग्राम, लाल चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लाल चना का वैज्ञानिक नाम है कजानस काजान। कजानस काजान जो है वो लाल चना यानी रेड ग्राम का जो है साइंटिफिक नेम है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लाल चने का वैज्ञानिक नाम कजानस काजान है। इसे अरहर दाल भी कहा जाता है। यह फेबेसी परिवार की सदस्य है। फैसियोलस और रियस मूंग दाल का वैज्ञानिक नाम है। तो मूंग दाल का वैज्ञानिक नाम ये दिया गया, फैसियोलस और रियस। चने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो याद रखना है इसका नाम है साइसर एडिटिनम, जो है चने का वानस्पतिक यानी बॉटेनिकल नेम है। नेक्स्ट है कि विच इज द इनिशिएशन कोडॉन इन द फॉलोइंग, निम्नांकित में से आरंभ कूट कौन है? तो आरंभ कूट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है इसमें से आरंभ कूट। तो याद रखना है AUG जो इसमें है उसे इनिशिएशन कोडॉन कहा जाता है, यानी आरंभ कूट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो AUG आरंभिक कूट है। यह mRNA में शुरुआती कोडॉन के रूप में कार्य करता है, जो अनुवाद के दौरान प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत का संकेत देता है। प्रारंभिक कोडॉन हमेशा यूकैरियोट्स में मेथियोनिन को कोड करता है। UGA एक क्या है, स्टॉप कोडॉन है, याद रखना है। स्टॉप कोडॉन कौन सा है? तो यह है UGA। नेक्स्ट है कि रिजर्व फूड ऑफ रोडोफाइसी इज, रोडोफाइसी का रिजर्व फूड क्या है? तो रोडोफाइसी का रिजर्व फूड है फ्लोरिडियन स्टार्च है, रोडोफाइसी का रिजर्व फूड। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो रोडोफाइसी का संरक्षित भोजन मुख्य रूप से फ्लोरिडियन शर्करा है। फ्लोरिडियन स्टार्च संरचना में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोपेक्टिन के समान होता है। यह पॉलीसेकेराइड लाल शैवाल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है दोस्तों, होता है। नेक्स्ट है कि ऑल यील्डिंग प्लांट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, तेल उत्पन्न करने वाले पौधे निम्नलिखित में से किस कुल के हैं? तो यह किस कुल का होता है? तो यह होता है दोस्तों तेल उत्पन्न करने वाला जो पौधा होता है यह किस कुल का होता है? तो यह होता है ब्रेसिकेसी कुल का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो तेल उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं वो ब्रेसिकेसी यानी क्रूसीफेरी इसे कुल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इस कुल में विभिन्न तिलहनी फसलें जैसे रेपसीड, सरसों, सामान्य मूली आदि प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें सरसों मुख्य रूप से खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हें आमतौर पर तिलहन फसल भी क्या कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है। नेक्स्ट है टिल्यूटोस्पोर आर क्या है? टिल्यूटोस्पोर होते हैं। तो टिल्यूटोस्पोर क्या होता है? तो यह जो होता है ब्लैक एंड इलोंगेटेड होता है, यानी काले तथा लंबे होते हैं टिल्यूटोस्पोर। राइट आंसर होगा सी। तो टिल्यूटोस्पोर काले और लंबे हैं। ये बीजाणु जंग कवक के जीवन चक्र का हिस्सा है, जो पौधे में बीमारियां पैदा करते हैं। पहले के बीजाणु क्षरण के विपरीत टिल्यूटोस्पोर अक्सर संक्रमित पौधे पर गहरे लंबी संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं, जो जंग रोगों के विशिष्ट लक्षणों में योगदान करते हैं। ये संघ जो है बेसिडियोमाइकोटा के पैक्सिनिया वंश के कवक के जीवन चक्र में बीजाणु बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि आइसोगोमी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सम युग्मकी निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है दोस्तों सम एल्गी में यानी शैवाल में। यानी आइसोगेमी किस में देखने को मिलता है आपको? एल्गी में यानी शैवाल में देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो सम युग्मकी जो है होता है यानी आइसोगेमी एक प्रजनन प्रणाली है जहां युग्मक आकार और संरचना में समान होते हैं। यह प्रणाली जो है शैवाल में पाई जाती है। सम युग्मकी में संलयन दो रूपात्मक रूप से समान युग्मकों के बीच होता है। उदाहरण कौन कौन सा है इसका? तो स्पाइरोगैरा है, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी के सभी जो है आइसोगेमी का क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ यूक्रोमैटिन ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की प्रकृति क्या है? नेचर पूछा जा रहा है यूक्रोमैटिन का। राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिकली एक्टिव, यानी आनुवांशिकता सक्रिय होता है ये यूक्रोमैटिन की जो प्रकृति होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो गुणसूत्र का जो यूक्रोमैटिन आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है, यूक्रोमैटिन कम संघनित होते हैं और इसमें जो होता है सक्रिय रूप से प्रतिलेखित जीन होते हैं, जो जीन अभिव्यक्ति और अकोशिकीय गतिविधि की अनुमति देते हैं। यह क्षेत्र सक्रिय प्रतिलेखन और उच्च स्तर की आनुवांशिक गतिविधि से संबंधित है। इसके विपरीत हेट्रोक्रोमैटिन आनुवांशिक रूप से क्या होता है, निष्क्रिय होता है। याद रखना, निष्क्रिय नहीं निष्क्रिय होगा यहाँ पे। विच इज लॉन्ग डे प्लांट इन द फॉलोइंग, दीर्घ प्रदीप्तिकालीन पौधे निम्नलिखित में बताएं कौन सा है। दीर्घ यानी लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है इसमें से, तो याद रखना पालक यानी स्पाइनक जो होता है वह लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल है, यानी दीर्घ प्रदीप्तकालीन पौधे का यह क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर पौधों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, छोटे दिन वाले पौधे, लंबे दिन वाले पौधे और तटस्थ यानी न्यूट्रल दिन वाले पौधे। आइए एक एक कर देखते हैं। तो लंबे दिन वाले जो पौधे वे पौधे होते हैं जिन्हें छोटे दिन वाले पौधे की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। वे तब बढ़ते हैं जब उनकी प्रदीप्त काल यानी फोटो पीरियड ज़्यादा होता है। उदाहरण कौन कौन सा है, तो पालक है, सलाद है, मूली है, चुकंदर है आदि। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कल्टिवेटेड मेनली फॉर एडिबल ऑयल, निम्नलिखित में से किस पौधे की खेती मुख्य रूप से खाद्य तेल के लिए की जाती है। तो याद रखना है किस पौधे की जो खेती है मुख्य रूप से खाद्य तेल के लिए किया जाता है, तो यह हो जाएगा सनफ्लावर, यानी सूरजमुखी पौधे की जो खेती होती है मुख्य रूप से खाद्य तेल के रूप में की जाती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से खाद्य तेल के लिए खेती की जाने वाला पौधा सूरजमुखी है। सूरजमुखी के बीज जो होता है, बीज होगा, बीज तेल से भरपूर होते हैं जो उन्हें खाना पकाने के तेल और अन्य खाद्य उत्पादों के लिए प्रमुख स्रोत बनाते हैं। लेवेंडर का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, याद रखना है। गेंदा का उपयोग जो है, गेंदा होगा, गेंदा का उपयोग सजावटी और औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है और खसखस का उपयोग भी औषधि में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा है कि ये फ्लोरल जो है फार्मूला दिया गया है यहाँ पर, डिस्क्राइब अबाउट विच फैमिली, ये कुछ फार्मूला दिया गया। पुष्पीय सूत्र किस कुटुंब के बारे में बताता है, यह किस कुटुंब के बारे में बताता है, तो यह जो बताता है आपने पढ़ा होगा, तो यह बताता है कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो ये आप देख लेंगे पीडीएफ में, इसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि फार्मूला बेस्ड सवाल पूछा गया। नेक्स्ट है कि बीटी टॉक्सिन इज, बीटी टॉक्सिन क्या है, यानी बीटी विष क्या है, तो बीटी विक्सिन है दोस्तों एक प्रकार का, ये क्या है, प्रोटीन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा बीटी टॉक्सिन के बारे में। तो बीटी विष क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो जीवाणु बैसिलस थियोडोजेनेसिस द्वारा निर्मित किया जाता है। इस विष का उपयोग कृषि में प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। यह क्या है, यह एक क्रिस्टलीय प्रोटीन है जो कीड़ों के खाने पर कीड़ों की आंत को छिद्रित कर देते हैं, जिससे कीड़े क्या होता है दोस्तों, मर जाते हैं। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ बायोस्फीयर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू, जैवमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा किस कारण से स्थिर रहती है। तो किस कारण से स्थिर रहता होगा, सभी को मालूम होगा कि यह जो स्थिर रहता है वह स्थिर रहता है नाइट्रोजन चक्र के कारण, यानी नाइट्रोजन साइकिल के कारण। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन चक्र के कारण जीव मंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। इस जैव भूवैज्ञानिक प्रक्रिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहित विभिन्न चरण शामिल हैं, जहाँ नाइट्रोजन गैस को पौधों द्वारा उपयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस चक्र में जीवाणु गतिविधि भी महत्वपूर्ण है, जो नाइट्रीकरण और डीनाइट्रीकरण जैसी प्रक्रियाओं में क्या करता है दोस्तों, सहायता करता है। द लेटरल रूट डेवलप्ड फ्रॉम, पार्श्व जड़ कहाँ से विकसित होता है, तो पार्श्व जो जड़ होता है वह पेरीसाइकिल से डेवलप्ड होता है, यानी लेटरल रूट कहाँ से डेवलप होता है, तो पेरीसाइकिल से यह डेवलप होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पार्श्व जड़ जो होता है पेरीसाइकिल से विकसित होते हैं, जो अंतः त्वचा के ठीक अंदर स्थिर पौधे के ऊतकों की एक परत होती है। द्विबीजपत्री जड़ों की द्वितीयक वृद्धि के दौरान पेरीसाइकिल की पैरेनकाइमेट्स कोशिकाएं विभोज्योतक ऊतक की बनी होती हैं, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो विभाजित होकर द्वितीयक वृद्धि में संवहनीय कैम्बियन और पार्श्व जड़ों को क्या करता है दोस्तों, जन्म देती है। नेक्स्ट है कि ट्रांसजेनिक हीरोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ट्रांसजेनिक हीरोडीन किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है ब्रासिका नेपेस से, क्या, ट्रांसजेनिक हीरोडीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ट्रांसजेनिक जो हीरोडीन है
ब्रैसिका नेपस से प्राप्त किया जाता है। हीरोडीन जो होता है जोंक की लार में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक थक्का रोधी है जो ट्रांसजेनिक ब्रैसिका नेपस से में निर्मित होता है। वैज्ञानिकों ने हीरोडीन को व्यक्त करने के लिए इस पौधे को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जिससे बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन संभव हो सका है। यह जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से सीधे जोंक से निकलने की तुलना में हीरोडीन का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। नेक्स्ट है माइकोरिजिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कवक मूल किसका उदाहरण है? तो माइकोरिजिया जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का यानी सहजीवी संबंध का एग्जाम्पल है और ये आप इसे VVI कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये कॉमन सवाल भी बन सकता है आपके एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है माइकोरिजिया राइजा के बारे में? तो माइकोराइजा एक सहजीवी यानी सिम्बायोटिक रिलेशन का एक उदाहरण है। इस संबंध में कवक और पौधे की जड़ों के बीच पारस्परिक संपर्क है जहाँ जो है कवक पौधे से शर्करा प्राप्त करते हुए पौधे की पोषक तत्व अवशोषण क्षमताओं विशेष रूप से फास्फोरस को बढ़ाता है। यह पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध सहजीवन का उदाहरण है जहाँ दोनों जीव जो है अपने सहयोग से लाभ प्राप्त करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल है वो है सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। द्वितीयक वृद्धि निम्नलिखित में से किस में होता है? तो द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलता है फ्लावरिंग प्लांट में यानी पुष्पीय पौधे में आपको जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो द्वितीयक वृद्धि पुष्पीय पौधे में पाई जाती है। इस प्रकार की वृद्धि में वनों और जड़ों का मोटा होना शामिल है। मुख्य रूप से पार्श्व विभज्योतक संवहनीय कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन की गतिविधि के कारण होता है। रिक्सिया सिलेजिनेला और मार्केंसिया गैर संवहनीय पौधे हैं तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इनमें प्राथमिक वृद्धि पाई जाती है किसमें? रिक्सिया में, सिलेजिनेला में और मार्केंसिया में। नेक्स्ट है कि बीटा कैरोटीन एंड फेरेटीन रिच ट्रांसजेनिक प्लांट इन द फॉलोइंग इज। निम्नांकित में से बीटा कैरोटीन तथा फेरेटीन से भरपूर ट्रांसजेनिक पौधा है तो कौन सा है? तो इसमें जो है बीटा कैरोटीन और फेरेटीन से भरपूर ट्रांसजेनिक पौधा यह है गोल्डन राइस यानी सुनहरा धान। और इसमें पूछता है कि बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है जबकि फेरेटीन आयरन के अवशोषण में मदद करता है। बीटी कपास को कीट प्रतिरोध के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। फ्लेवर सेवर देर में पकने वाला टमाटर है, याद रखना है। और पोमैटो एक पौधा है जो आलू और टमाटर दोनों उत्पादित करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्राई सीड्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर स्वेल ड्यू टू। सूखे बीज जब पानी में रखे जाते हैं तो फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? तो यह इसलिए फूल जाता है किसके कारण? तो इम्बिबिशन के कारण यानी अंत अवशोषण के कारण ये जो होता है सूखा बीज जब उसे पानी में हम लोग रखते हैं तो क्या होता है दोस्तों? यह फूल जाता है। राइट आंसर की बात करें सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो प्रक्रिया है बीजों के अंकुरण के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह विकास के लिए आवश्यक चयापचय प्रक्रिया को सक्रिय बनाते हैं। नेक्स्ट है कोलेटोट्रिकम फैलकेटम स्प्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन प्लांट। कोलेटोट्रिकम फैलकेटम निम्नलिखित में से किस बीमारी को पौधे में फैलाता है? तो किस बीमारी को फैलाता है? तो याद रखना है यह जो फैलाता है कोलेटोट्रिकम फैलकेटम यह फैलाता है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। गन्ने की लाल जो सड़न देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है? तो कोलेटोट्रिकम फैलकेटम के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो गन्ने की लाल सड़न रोग कोलेटोट्रिकम फैलकेटम नामक कवक के द्वारा था। क्या है ये? तो ये कवक है जो ड्यूटेरोमाइकोटीना का मेंबर है। यह कवक रोग जनक गन्ने के पौधे को संक्रमित करता है जिससे गन्ने के डंडल या पत्तियों की शिराओं और उत्तकों का रंग लाल हो जाता है और वे खराब हो जाते हैं। यह गन्ने की फसल को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन इन अ न्यूक्लियोसोम कोर इज। हिस्टोन की संरचना एक न्यूक्लियोसोम कोर में कैसी होती है? तो कैसा होता है इसकी संरचना? राइट आंसर हो जाएगा इसका यह होता है ऑक्टामर होता है इसका संरचना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो यह ऑक्टामर होता है। तो न्यूक्लियोसोम कोर में हिस्टोन की संरचना एक ऑक्टामर है जिसमें 4 हिस्टोन प्रोटीन की 2 प्रजातियां शामिल है। ये दिया गया है यहाँ पे। यह हिस्टोन प्रोटीन एक ऑक्टामेरिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसके चारों ओर डीएनए प्लेट लपेटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है जो कोशिका केंद्र के भीतर आनुवंशिक सामग्री का क्या करता है? संगठन करता है। नेक्स्ट है कि द जीन विच चेंजर इट्स प्लेस
इज कॉल्ड एज। वैसे जीन जो अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है ट्रांसपोसॉन्स और जंपिंग जीन इन्हें कहा जाता है, जो अपना स्थान बदलते रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो होगा परफेक्ट आंसर होगा। तो जो जीन अपना स्थान बदलते हैं उसे ट्रांसपोजॉन्स या जंपिंग जीन कहा जाता है। इन जीनों में आनुवंशिक परिवर्तनशीलता को प्रभावित करते हुए जीनोम के भीतर स्थानांतरित होने की क्षमता होती है। अमेरिकी वैज्ञानिक बारबरा मैकलिंटॉक द्वारा मक्के के पौधे में जंपिंग जीन की खोज की गई थी, यानी ट्रांसपोजेंस जीन की खोज की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि रूट्स पोसेसेज विच टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। जड़ों में किस प्रकार का संवहन बंडल होता है, तो इसमें रेडियल प्रकार का देखने को आपको संवहन बंडल यानी वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है रूट्स में। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जड़ों में रेडियल संवहनीय बंडल होते हैं, जो सबसे पुराने प्रकार के संवहनीय बंडल होते हैं। रेडियल संवहन बंडलों में जाइलम, फ्लोएम उत्तक वैकल्पिक रेडियल स्थितियों पर अलग अलग समूहों में होते हैं। यह व्यवस्था जड़ों को मिट्टी में पानी और खनिजों को अवशोषित करने और उन्हें तनने और पत्तियों तक पहुंचाने में सहायक होती है दोस्तों। रेडियल संवहनीय बंडल एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों जड़ों में पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखेंगे। विच वन इज नॉट फोटो ऑटोट्रॉप्स। निम्न में से कौन फोटो ऑटोट्रॉप नहीं है, तो याद रखना है कि थायोस्पाइरेलम यह है, शैवाल भी है, हरा सल्फर जीवाणु यानी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी है। कौन सा नहीं है, तो माइकोबैक्टीरियम जो है वो फोटो ऑटोट्रॉप का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो माइकोबैक्टीरियम एक फोटो ऑटोट्रॉप नहीं है, जबकि थियोस्पाइरेलम, शैवाल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप है, जिसका अर्थ है कि वे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जिसमें तपेदिक या एम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा टीबी रोग उत्पन्न होता है। माइकोबैक्टीरियम एक कीमो हेट्रोट्रॉप है, जिसका अर्थ है कि यह कार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा और कार्बन प्राप्त करता है। स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनोमी इज। टैक्सोनोमी का सबसे छोटा टैक्सोन होता है, तो यह कौन होता है, कल भी हम लोगों ने देखा था, स्पेसीज होता है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो यह होता है किंगडम होता है। तो हम लोग देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि क्लोव ऑयल यानी लौंग का जो तेल होता है इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। लौंग का तेल निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा, तो साइजीजियम एरोमेटिकम के द्वारा हम लोग लौंग का तेल प्राप्त करते हैं। इससे प्राप्त किया जाता है साइजीजियम एरोमेटिकम से, ये पौधे का नाम है, याद रखेंगे। और इसी से लौंग का तेल हम लोग प्राप्त करते हैं। और लौंग जो होता है फूल की कलियों से तेल निकलता है, याद रखेंगे। लौंग के पेड़ की फूल की कलियों से क्या निकलता है, तेल निकलता है। औषधि के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें एनाल्जेसिक होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, तथा एरोमा थेरेपी में हम लोग लौंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है राइजोस्पोर आर फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। राइजोस्पोर निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है सिलेजिनेला में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो राइजोस्पोर सिलेजिनेला में पाया जाता है। सिलेजिनेला एक प्रकार का टेरिडोफाइट है, याद रखेंगे, जिसे आमतौर पर स्पाइक मॉस कहा जाता है। राइजोफोर को तना और जड़ दोनों माना जाता है, क्योंकि यह दोनों तरह के लक्षण प्रदर्शित करता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज बी प्रपोज्ड बाय होम। तो कल भी मैंने बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, तो RH विटेकर के द्वारा यह दिया गया था। कौन कौन सा है, तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ Mg एंड Fe यानी मैग्नीशियम और आयरन का फंक्शन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका है पौधों में तो सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के संश्लेषण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है मैग्नीशियम और आयरन का। मैग्नीशियम क्या है, क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय परमाणु है। ये सवाल भी आता है कि क्लोरोफिल में कौन सा जो होता है तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है। और क्लोरोफिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच वन इज टर्मिनेशन कोडॉन इन द फॉलोइंग। अभी हम लोगों ने देखा था टर्मिनेशन कोडॉन कौन सा है, तो यह है UAG, इसे टर्मिनेशन कोडॉन कहा जाता है। प्रारंभिक कोडॉन हम लोग देख चुके हैं, AUG को कहा जाता है। स्टॉप कोडॉन कौन कौन सा, UAG है, UAE है और UGA है।
स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन सब एक ही है। स्टॉप कोडॉन बोले या टर्मिनेशन कोडॉन, तो ये याद रखना है, UAG, UAA और UGA। और AUG क्या है, तो प्रारंभिक कोडॉन है, यानी इनिशियल कोडॉन है। व्हाट इज ट्रफल्स? ट्रफल्स क्या है? तो ट्रफल्स क्या है, तो एडिबल फंगस है। खाद्य कवक को क्या कहा जाता है, ट्रफल्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो यह किससे प्राप्त होता है? प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो होता है, तो यह पेनिसिलियम नोटेटम से यह प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलियम नोटेटम। तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। और ये जो है दोस्तों कॉमन सवाल है, याद रखना है। प्रतिजैविक कवक की चयापचय प्रक्रिया को प्रभावित करते प्रतिजैविक का उपयोग आमतौर पर विभिन्न जीवाणु रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्रेंज टाइप ऑफ एनाटोमी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रेंज प्रकार की शारीरिक रचना जो है निम्न से किस में पाया जाता है? तो यह किस में पाया जाएगा? तो यह पाया जाएगा दोस्तों क्रेंज प्रकार का C4 प्लांट में। C4 प्लांट्स में देखने को मिलेगा क्रेंज प्रकार की शारीरिक संरचना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्रेंज प्रकार की शारीरिक संरचना C4 पौधे में पाई जाती है, जिसमें मेसोफिल कोशिकाएं बंडल स्थित कोशिकाओं के चारों ओर एकत्रित होती हैं और एक वलय जैसी संरचना बनाती हैं। बंडल स्थित कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की संख्या मेसोफिल कोशिकाओं की तुलना में अधिक होती है। C4 पौधे के उदाहरण गन्ना, मक्का आदि हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि चिलगोजा किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? यानी चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? चिलगोजा प्राप्त हम लोग करते हैं पाइनस गेरार्डियाना से। गेरार्डियाना से यानी पाइनस गेरार्डियाना से हम लोग चिलगोजा प्राप्त करते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि PCR इज यूज्ड इन? PCR का उपयोग होता है, तो PCR का उपयोग हम लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेशल सेगमेंट ऑफ DNA के लिए करते हैं PCR का उपयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेशल सेगमेंट ऑफ DNA के लिए। राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसमें जो होता है 3 चरण शामिल होता है, जैसे विकृतीकरण, एनिलिंग और पॉलीमराइजेशन। PCR तकनीक की खोज किसने किया था? तो कैडी मूलस वैज्ञानिक ने किया था। 50 नंबर की बात करें सवाल की, तो वह है कि जाइलम इज डॉर्सी वेंट्रल लिप्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स? पृष्ठाधारी पत्तियों में जाइलम निर्देशित रहता है, तो याद रखना है यह जो रहता है अपर एपिडर्मिस में होता है, यानी ऊपरी बाह्य त्वचा की तरफ होता है। किसमें? पृष्ठधारी पत्तियों में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर? पादप किंगडम का एम्फीबियंस कहलाता है, तो ये कौन सा है? तो ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? पादप जगत का एम्फीबिया इसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ये कॉमन सवाल है, पूछता भी है। नेक्स्ट है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड? अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है? तो अनुप्रवाह संसाधन में होता है दोस्तों बोथ ए एंड बी, यानी सेपरेशन होता है और प्यूरिफिकेशन भी इसमें शामिल होता है। आगे बढ़ते, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म इज? बहुविकल्पता का उदाहरण कौन सा है? तो यह ह्यूमन ब्लड ग्रुप, यह जो है मल्टीपल एलिलिज्म का उदाहरण है, यानी बहुविकल्पता का यह उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज? निम्नलिखित में से कौन स्वप्रतिरक्षी रोग है? तो याद रखना है स्वप्रतिरक्षी रोग यानी ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा है? तो यह है रियूमेटॉइड अर्थराइटिस। रियूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वह ऑटो इम्यून डिजीज है दोस्तों। राइट आंसर होगा डी। रियूमेटोटाइड गठिया एक स्वप्रतिरक्षी रोग है, जहां प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर के जोड़ों पर हमला करती है, जिससे सूजन, दर्द और क्षति होती है। एड्स HIV विषाणु के कारण होता है, मालूम होगा। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो रक्त के थक्के को क्या करता है? प्रभावित करता है। इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड इज? तालाब का पाड़ी तंत्र कैसा होता है? तो यह होता है दोस्तों लेंटिक होता है। तालाब का जो पाड़ी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वह कैसा होता है? तो लेंटिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी।
लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम क्या होता है, तालाब झीलें शामिल है इसमें, और यह शांत पानी का एक पारिस्थितिकी तंत्र है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो धारा जो होता है महासागर का एक पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें स्वतंत्र रूप से बहने वाली पानी शामिल है। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थानीय भूमि से संबंधित है, याद रखेंगे। बेंथिक जल निकायों के तल पर मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, जिसमें समुद्र तल और झीलों के तल का जीव तंत्र शामिल है। नेक्स्ट है कि इन डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 फिनोटाइप रेशियो इज, द्विसंस्करण क्रॉस में F2 अनुलक्षणी अनुपात क्या होता है, तो यह होता है 9:3:3:1। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 फिनोटाइप में रेशियो क्या होता है 9:3:3:1। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करूंगा जहां इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कि पेरिटियल प्लासेंटेशन प्लासेंटेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस कुल में भित्तीय बीजांडाशय पाया जाता है, तो भित्तीय बीजांडाशय किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है ब्रेसिकेसी में। और ब्रेसिकेसी जो है ब्रेसिकेसी कुल में भित्तीय बीजांडाशय पाया जाता है। इस प्रकार के बीजांडाशय वाले पौधों में बीजांड अंडाशय की आंतरिक दीवारों से जुड़े होते हैं। इस कुल में झूठा सेप्टम के निर्माण के कारण एक कोशिकीय अंडाशय से द्विकोशिकीय हो जाता है। इस कुल में सरसों, ब्रोकली, मूली आदि फसलें आती हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस पौधे से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है, तो मॉर्फिन जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों वो किस पौधे से, तो पॉपी नामक पौधे से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन को क्या कहा जाता है, अफीम पोस्ता के पौधे से निकाला जाता है मॉर्फिन, जिसे वैज्ञानिक रूप से पैपेवर सोमनीफेरम के नाम से जाना जाता है। मॉर्फिन का प्राथमिक स्रोत है, याद रखेंगे, जो एक शक्तिशाली एनाल्जेसिक और मादक पदार्थ है। दर्द के राहत के लिए दवा में मॉर्फिन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन इसको दुरुपयोग और लत संभावना के लिए भी जाना जाता है। म्यूटेशन आर जनरली इंड्यूस्ड बाय, उत्परिवर्तन सामान्यतः किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है गामा रे में। क्या उत्परिवर्तन, राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्परिवर्तन आमतौर पर विभिन्न प्रकार से प्रेरित होते हैं, लेकिन सामान्यतः इसमें जो होता है गामा किरणों से कराया जाता है। गामा किरणें आयनीकृत विकिरण का एक रूप होने के कारण डीएनए की संरचना को बदलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा रखते हैं, जिसमें संभावित रूप से आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। यह किरणें डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ सकती हैं। नेक्स्ट है कि बेसल सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स इज, यूलोथ्रिक्स की निचली कोशिका होती है, तो यह यूलोथ्रिक्स की जो निचली कोशिका होती है दोस्तों वह कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन हायरार्की इज करेक्ट, पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम बिल्कुल सही दिया गया है। आइए देख लेते हैं कौन सा क्रम इसमें से सही दिया गया है। तो याद रखना है ये क्रम है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास, ये क्रम जो है बिल्कुल सही दिया गया है। क्रम पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। एस्ट्रल रे आर एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनल्स, एस्ट्रल किरण यानी सूक्ष्म किरण किस कोशिकांग से संबंधित है, तो यह है दोस्तों किससे, तो यह है सेंट्रोसोम से संबंधित है एस्ट्रल रेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह जो होता है कोशिका विभाजन के दौरान सूक्ष्म किरणें सेंट्रोसोम से फैलती है और माइटोटिक स्पिंडल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूक्ष्म किरणें सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का सटीक पृथक्करण सुनिश्चित करता है दोस्तों। विच इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, निम्न में से कौन जल जनित बीमारी नहीं है, तो याद रखना टिटनस जो है जल जनित बीमारी नहीं है, जबकि अमीबियासिस, कोलेरा और टाइफाइड ये कैसा बीमारी है, तो जल जनित यह बीमारी है। टिटनस जल जनित बीमारी नहीं है। यह जो टिटनस होता है वह क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण होता है। यह भी सवाल कई एग्जामों में पूछ चुका है, जो दूषित जल के माध्यम से नहीं बल्कि घाव या कट के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। दूसरी ओर अमीबियासिस, हैजा, टाइफाइड परजीवियों और जीवाणु के कारण होने वाली जल जनित बीमारी जो दूषित जल स्रोतों के माध्यम से फैलती है। नेक्स्ट है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट इन द फ्लोइंग आर, निम्नलिखित में से कौन गैर पुष्पीय पौधा है, तो याद रखना है क्रिप्टोगैम्स जो होता है वह गैर पुष्पीय पौधा है, जबकि मोनोकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट, ये फेनोगैम्स ये सब क्या है, पुष्पीय पौधा है। क्रिप्टोगैमस का खासियत याद रखना है कि ये क्या करता है कि बीज के बजाय बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं और इसमें गैर संवहनीय पौधे जैसे मॉस और लीवर वॉट
साथ ही फॉर्न जैसे संवहनीय पौधे भी शामिल हैं। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधे पुष्पीय पौधे होते हैं, जबकि फेनोगेम्स में फूल बीज दोनों उत्पन्न करने वाले पौधे शामिल हैं। क्वायर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कोकोनट। क्वायर नारियल के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना मेसोकार्प से प्राप्त किया जाता है क्वायर को, यानी मध्य फल भित्ति से प्राप्त करते हैं क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोबैको मोज़ेक डिजीज इज स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस रोगजनक के कारण टोबैको मोज़ेक बीमारी फैलता है? तो यह फैलता है दोस्तों किसके कारण? टीएमबी के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कोशिकीय श्वसन अंग निम्नांकित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह सेलुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यानी कोशिकीय श्वसनांग है। तो कोशिकीय श्वसनांग अंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए महत्वपूर्ण अंग है, जो एटीपी के रूप में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें दोहरी झिल्ली संरचना होती है, कल भी हम लोगों ने देखा था, और ये इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में शामिल होते हैं, जहां अधिकांश एटीपी का उत्पादन होता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में शामिल होता है। गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन संश्लेषण और पैकेजिंग होती है। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखना है। उससे पहले दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज जीन क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट। पौधों में क्लोनिंग के लिए किस संवाहक का इस्तेमाल किया जाता है? जीन क्लोनिंग के लिए पूछा जा रहा है, पौधों में क्लोनिंग के लिए तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाई प्लाज्मिड का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो यह अर्धसूत्री जो विभाजन देखने को मिलता है वो किसमें होता है? यह होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, यानी लघु बीजाणु मातृकोशिका में यह देखने को मिलता है। लघु बीजाणु जनन के दौरान यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान यह देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का चयन करें कौन सा है? तो बोथ बी एंड सी, यानी एक्सो न्यूक्लियेज और इंडो न्यूक्लियेज, ये दोनों के दोनों क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। राइट आंसर होगा डी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लियेज एंजाइम है, जिसमें दो एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज आते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर विभाजित करते हैं, जिन्हें रिस्ट्रिक्शन स्थल यानी साइट कहा जाता है। जबकि रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज जो होता है एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए के सिरों में न्यूक्लियोटाइड को हटाता है। आइसोमेरेज एंजाइम होते हैं जो एक आइसोमर को दूसरे में बदलने को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे डीएनए अणु का आकार बदलना। अतः एंडोन्यूक्लियेज तथा एक्सोन्यूक्लियेज दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं। नेक्स्ट है कि प्यूरिन्स ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ। डीएनए के प्यूरिन में होता है, तो इसमें होता है एडेनिन और गुआनिन होता है। ठीक है, ATGC याद रखेंगे। AT में डबल बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और GC में क्या आता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। आरएनए में बस केवल यही होता है, यूरेसिल आरएनए में थाइमिन की जगह होता है, यानी टी के जगह वहाँ पे क्या होता है? यूरोसिल होता है। ये डिफरेंस है, याद रखेंगे। लाइकेंस आर कैरेक्टराइज्ड एज। सवाल की विशेषता किस रूप में है? तो याद रखना है प्यूरिफायर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडलीय शोधक के रूप में हम लोग जानते हैं शैवाल को। शैवाल है, लाइकेन होगा यहाँ पे, शैवाल नहीं होगा, ये हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, वायुमंडलीय शोधक का उदाहरण ही है। सहवाक लिखा हुआ, सहवाक लिखा था नहीं, यहाँ सहवाल लिखा होता। सहवाक लाइकन को कहा जाता है। ठीक है, जैसे सहवाक उस जगह पर नहीं उगते जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है। सहवाक को सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक कहा जाता है। ये सवाल कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सहवाक शैवाल तथा कवक के संयोजन को कहा जाता है, जो एक प्रकार का सहजीवी पौधा है, यानी सिम्बायोटिक प्लांट है ये। क्रेब चक्र इज ऑल्सो कॉल्ड एज। क्रेब चक्र यह भी कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट यह सवाल है। तो क्रेब चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। इसे C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद रखेंगे। इसमें पहला उत्पाद सिट्रिक अम्ल बनता है, इसलिए इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि हाइब्रिड विग्योर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग
इवेंट। हाइब्रिड विगर, सॉरी विगर विगियोर बोला। हाइब्रिड विगर निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो यह किस घटना के कारण होता है? तो यह होता है हेट्रोजाइगोसिटी के कारण देखने को मिलता है हाइब्रिड विगर। राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं कि विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें से? तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है सही दिया। अच्छा यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन मिसप्रिंट है कुछ। तो मैगीफेरा इंडिका क्या है? आम का वैज्ञानिक नेम है मैगीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द ओल्ड स्टेम एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय, पुराने तने में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता था? तो यह होता था लेंटिक सेल के द्वारा, यानी वात रंग के द्वारा पुराने तनों में गैसों का आदान प्रदान होता था। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्ड ओव्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नग्न बीजांड निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो यह है जिम्नोस्पर्म की विशेषता, नग्न बीजांड। नग्न जो बीजांड है अनावृति बीज यानी जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, इनके बीज अंडाशय या फल में संलग्न नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं होते हैं। आवृत्ति बीज यानी एंजियोस्पर्म में बीज होते हैं जो फल से क्या होते हैं दोस्तों, ढके रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्रोफाइटिक प्लांट, निम्नलिखित में से कौन जलीय पौधा नहीं है? तो याद रखना है टीनोस्पोरा जो है जलीय पौधा नहीं है, जबकि हाइड्रिला, ट्रापा और वैली सिनेरिया जो है वह एक हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। टीनोस्पोरा जो है जलीय पौधा नहीं है, हाइड्रिला, ट्रैपा ये सब है जलीय पौधा। हाइड्रिला एक जलमग्न जलीय पौधा है, जो ट्रैपा क्या है, एक तैरता हुआ जलीय पौधा है, और वैसलेना एक जलयुक्त जलमग्न पौधा है। टीनोस्पोरा एक स्थलीय पौधा है जो आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि इन एंजियोस्पर्मिक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर, एक आवृत्ति बीजी निषेचित भ्रूण कोष में अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित संरचना है। तो यह कौन सा है, ये सवाल पूछा गया। तो इसमें कौन कौन सा, तो याद रखना है सिनर्जिड है, इसमें जाइगोट है, प्राइमरी इंडोस्पर्म है। ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग, डीएनए निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? राइबोसोम में डीएनए आपको देखने को नहीं मिलेगा, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक, ये सब में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग डीएनए के बारे में, तो याद रखेंगे। कहाँ कहाँ पर? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए देखने को मिलेगा, राइबोसोम में नहीं पाया जाएगा। एट विच टेम्परेचर और डीएनए मॉलिक्यूल इन जो है डीनेचर बाय हीट इन पीसीआर, किस तापमान पर डीएनए जो है अणुविकृत हो जाता है? जब पीसीआर में इसे गर्म किया जाता है। तो याद रखना यह कौन सा टेम्परेचर है? तो जब 90 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस पर जो डीएनए को गर्म करते हैं तो यह विकृत हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि विच जीन इनकोडिंग बीटी प्रोटीन इन इज स्पेसिफिक फॉर कॉटन बॉलवॉर्म, कपास के बॉल कृमि के लिए कौन सा जीन कोडिंग बीटी प्रोटीन विशिष्ट है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यह है CRY1AC है कपास के लिए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फंगल सेल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ विच एंजाइम, कवक कोशिका में डीएनए को अलग करने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस एंजाइम का उपयोग हम लोग करते हैं कवक कोशिका से डीएनए को अलग करने में? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो होगा यह काइटिनेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। राइट आंसर होगा डी। तो ये यहाँ पर पूरा दिया गया है, कवक कोशिका के बारे में पढ़ लेंगे आप लोग पीडीएफ में। नेक्स्ट है कि रूट्स आर एब्सेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से किसमें जड़ें अनुपस्थित होती हैं? तो अनुपस्थित जड़ें किसमें होता है? तो बोथ ए एंड बी में, यानी यूट्रिकुलेरिया में और वुल्फिया, इन दोनों में जो होता है जड़ें अनुपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और यूट्रिकुलेरिया को याद रखना, इसे कहा जाता है ब्लैडर वॉट के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या है? एक कीट भक्षी पौधा है यूट्रिकुलेरिया, जैसे ड्रोसेरा हो गया, निपेंथिस हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, ये कैसा है? तो यह कीट भक्षी पौधा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन F1 प्रोजीनी ऑफ क्रॉस बिटवीन, ये दिया गया है AABBCC एंड स्मॉल AABBCC। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8। देख लेंगे, आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, मेरा जियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है।
मैनग्रोव्स हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स नोन एज, तो ये जो है मैनग्रोव जो आप वन सुनते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में ये जो वन पाया जाता है, ये कैसा है इसका जड़ है, तो याद रखना है यह जो है न्यूमेटाफोरस जड़े इसमें देखने को मिलता है मैनग्रोव में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये न्यूमेटाफोरस क्या है नामक, तो याद रखना है कि मैनग्रोव जो होता है पौधे खारे पानी में पाए जाते हैं। इनकी न्यूमेटाफोरस जड़ें जो ऊपर की ओर निकलती हैं, जो श्वसन में क्या करता है, इनको सहायता प्रदान करता है तथा इन्हें श्वसन जड़ें भी कहा जाता है। उदाहरण कौन सा है, तो राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज, मेंडल के नियमों का एक अपवाद कौन सा है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, सही है, मेंडल के नियम को ये फॉलो करता है। डोमिनेंस भी है, प्रभाविता, प्योरिटी ऑफ गैमेट यह भी है। लिंकेज जो है सहलगता, यह मेंडल के नियम का, जॉन ग्रेगर मेंडल के नियम का अपवाद है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मेंडल के नियमों का अपवाद जो है लिंकेज है, जबकि मेंडल के नियम विशेष रूप से प्रभावित स्वतंत्र अवयवों तथा युग्मकों की शुरुआत और लक्षणों की विरासत का स्वतंत्र रूप से वर्णन करता है। लिंकेज कुछ जीनों को एक साथ विरासत में मिलने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है क्योंकि वे एक ही गुणसूत्र के करीब होते हैं। यह स्वतंत्र वर्गीकरण से सिद्धांत का उल्लंघन करता है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जुड़े जीनों के स्वतंत्र रूप मिश्रित होने की संभावना कम होती है। लिंकेज को सर्वप्रथम टी.एच. मॉर्गन ने बताया था। डेवलपमेंट ऑफ शूट एंड रूट इन टिश्यू कल्चर इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, उत्तक संवर्धन में तने तथा जड़ का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह निर्धारित किया जाता है ऑक्जिन एंड साइटोकाइनेसिन रेशियो के द्वारा। क्या, तो तने एवं जड़ का जो विकास है ऑक्जिन और साइटोकाइनेसिन रेशियो के द्वारा हम लोग निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है कि विच स्टिमुलेटेंट इज प्रेजेंट इन टी, चाय में कौन सा उत्तेजक वर्धन होता है, तो इसमें होता है थियोफाइलिन होता है और कैफीन पाया जाता है चाय में। राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाय का वानस्पतिक नाम याद रखना है कि कैमेलिया साइनेंसिस है, याद रखेंगे, जो सदाबहार झाड़ी है। नेक्स्ट है कि थ्योरी ऑफ पंगनेसिस, थ्योरी ऑफ पंगनेसिस वाज गिवन बाय, पंगनेसिस का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो पंगनेसिस का सिद्धांत कब इन्होंने दिया था डार्विन ने, तो 1868 में। बताता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक अंग के पास सूक्ष्म वंशानुगत कण हैं जो उत्पादन के समय रक्त के माध्यम से युग्मकों में चले जाते हैं, जो अगली पीढ़ी में लक्षणों के रूप में दिखाई देते हैं। डार्विन ने इन कणों को पेंजिन या जेम्यूल्स कहा था। ओकाजाकी सेगमेंट आर फाउंड ड्यूरिंग, ओकाजाकी खंडों का निर्माण कब होता है, तो यह देखने को मिलेगा रेप्लिकेशन के समय, यानी प्रतिकरण के समय देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन इज इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयरिंग, डीएनए की मरम्मत में निम्न में से कौन शामिल रहता है, तो इसमें शामिल होता है दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए की मरम्मत में। ओपियम एंड हेरोइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ओपियम और हेरोइन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है पैपेवर से प्राप्त करते हैं हम लोग ओपियम और हीरोइन को। राइट आंसर हो जाएगा सी। ओपियम क्या है, तो दूधिया लैटेक्स, एक दूधिया लैटेक्स का उत्पादन करता है जो अधपके फल पर चीड़ा लगाने से निकलता है। इनका उपयोग औषधि के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में, एनेस्थेटिक दवा बनाने में प्रयोग होता है। थिया से चाय प्राप्त होता है। कैनाबिस से गौजा नामक नशीला पदार्थ बनता है दोस्तों। गांजा जो बनता है वो किससे बनता है, तो कैनाबिस से बनता है, याद रखेंगे। हिमगिरी अ वैरायटी ऑफ व्हीट इज रेसिडेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, हिमगिरी जो गेहूं का किस्म निम्न में से किस रोग के लिए प्रतिरोधी है, तो याद रखना है। राइट आंसर की बात करें तो यह जो है लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, पत्तियों तथा स्ट्राइप जो रस्ट होता है, इसके लिए यह क्या है, प्रतिरोधी है। आगे बढ़ते हैं। फर्मेंटेशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए किन्वन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है किसके द्वारा, तो सैचरोमाइसीज के द्वारा किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी।
आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल दिया गया। द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया कंटेंट हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप। नीलहरित शैवाल तथा जीवाणु में कितना सहलग्न वर्ग रहता है, तो याद रखना इसमें वर्गों की संख्या कितना है, तो 1 है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 97 नंबर की लाइसिन मेज वैरायटी इन द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से लाइसिन से भरपूर मक्का की कौन सी किस्म है, तो यह है ऑल ऑफ दीज, यानी प्रोटीना है, शक्ति है, ये सब मक्का की वैरायटी है दोस्तों, और रतन, ये सभी के सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अ रूटेड हाइड्रोफाइट विच फ्लोटिंग लिव्स इन द फ्लोइंग। जड़े तथा तैरती पत्तियों वाला जलोद्भिद निम्न में से कौन है, तो यह कौन सा है, जड़े और तैरती पत्तियों वाला जलोद्भिद, यह है निम्फिया, राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्फिया को क्या कहा जाता है, वाटर लिली, अगर आपने नाम सुना होगा पौधे का, तो इसे ही कहा जाता है निम्फिया। और ये एक प्रकार का जलीय पौधा है जिसकी जड़ें आमतौर पर पानी के नीचे मिट्टी में टिकी होती हैं, जबकि पत्तियां पानी की सतह पर तैरती है। हाइड्रिला एक जलमग्न जलीय पौधा है, और आर्केनिया जिसे क्या कहा जाता है, जलकुंभी के रूप में जाना जाता है, एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला क्या है, जलीय पौधा है। विच इज फर्मेंटिंग एजेंट ऑफ डोसा एंड इडली इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से डोसा तथा इडली का किण्वन एजेंट कौन सा है, तो डोसा और इडली का किण्वन एजेंट कौन सा है, तो स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस जो है वह किण्वन एजेंट है डोसा और इडली का, राइट आंसर हो जाएगा सी। और आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है कि विटामिन B12 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। विटामिन B12 किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है प्रोपायोनी बैक्टीरिया से, यानी प्रोपायोनी जीवाणु से हम लोग विटामिन B12 प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, तो विटामिन B12 का व्यावसायिक उत्पादन मुख्य रूप से प्रमुख बैक्टीरिया कौन सा है, तो प्रोपायोनी, बैक्टीरियम सेरामानी और स्यूडोमोनास के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। विटामिन B12 हमारे शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसे कोबालामिन के भी नाम से जाना जाता है, कई बार ये सवाल आ भी चुका है। यह शरीर की आनुवंशिक सामग्री DNA और RNA के उत्पादन में मदद करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों 20/9/2020 को बिहार स्टेट में बॉटनी से रिलेटेड जो सवाल पेपर 2 में पूछा गया था उसको हम लोगों ने देख लिया। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना इसे ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।